सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किए हैं उसमें एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। बहुत ज़रूरी हो जाता है एटमॉस्फेयर के बारे में जानना कि हमारा एटमॉस्फेयर में कितना लेयर है, कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, वायु दाब को कैसे मापते हैं, या जो भी इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं इस टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत लंबा टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं इसे शॉर्टकट में समझा दूंगा और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों, धूलकणों इत्यादि के घेरे को वायुमंडल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैस होती है। इन गैस का जो वजन होता है, वजन, ठीक है, वेट, इस गैसों के वेट के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे यहाँ वायुमंडलीय दाब का बात करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वायु में उपस्थित गैसों के वजन के द्वारा लगाया गया दाब, जो भी वजन होगा, वेट होगा, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। जैसे इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी दर्शाते हैं एटीएम। ये वो एटीएम नहीं है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, वो नहीं है, वो तो एटीएम से पैसा निकालते हैं आप। ऑटोमेटेड टेलर मशीन वो अलग है। ये एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सामान्यतः पृथ्वी का दाब है वो 1 एटीएम होता है और इसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी कि जो दाब का एसआई यूनिट है वो पास्कल होता है, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ही वैलिड है। लेकिन 1 पास्कल 10⁵ पास्कल से ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.013 टाइम्स, ठीक है। अगला एक बार का बात करते हैं, बार भी है प्रेशर का यूनिट, तो ये 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। और एक बार में अगर एटीएम निकाले तो 0.987 एटीएम, और अगर 8 एटीएम में बार निकाले तो बस इतना इंटू, ये तो बार है, 10⁵ पास्कल को बार लिख सकते हैं, 1.013 बार। इसी को उल्टा लिखे तो 0.987 एटीएम, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, कन्वर्जन आपको कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर की रीडिंग, देखिए मैं सबसे नीचे में लिखा हूँ, उसको मैं पहले ही पढ़ देता हूँ। बैरोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, देखिए बैरोमीटर की जो भी हाइट होती है ना उसका मौसम से संबंध होता है। कैसे होता है? ये 4 तरीका। ये बैरोमीटर है, मान लीजिए अचानक से गिरता है बैरोमीटर नीचे, अचानक गिरना, ये किसका संकेत होता है? ये सडन फॉल जो है, ये अचानक गिरना, ये संकेत होता है संभावित चक्रवात का, कि चक्रवात आने वाला है, उसका संकेत है, ठीक है। अचानक से तूफान आने का संकेत है, तूफान का भी संकेत यही होता है, तूफान आने का संकेत। ये बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक से नीचे गिरना। लेकिन अगर धीरे धीरे गिर रहा है, तो मान लिया अचानक से नहीं गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे 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 धीरे, तो इसका मतलब है बारिश की संभावना, बारिश की संभावना, ठीक है। और यही बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से ऊपर उठता है, अचानक से ऊपर उठता है तो अत्यधिक सूखा या शुष्क मौसम का संकेत, एकदम सूखा, ड्राई मौसम है वहाँ पे, ठीक है। और धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो सूखा का संकेत। अंतर क्या है? यहाँ पर अत्यधिक शुष्क मौसम और यहाँ पर शुष्क मौसम, एकदम तेज़ी में उठा तो अत्यधिक शुष्क मौसम और धीरे धीरे उठा तो शुष्क मौसम। ये चारों आपको याद रखना है। और पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है। तो बैरोमीटर मैंने आपको बता दिया क्या काम है बैरोमीटर का। इसके बाद आते हैं अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? लिक्विड कॉलम की ऊंचाई के अनुसार प्रेशर डिफरेंस निकालना। देखिए, इसमें एक तरफ लंबा होता है, एक तरफ छोटा होता है, ठीक है। और अगर इसका हाइट अगर नापा जाए, ठीक है, अगर ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg तक चला जाता है, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर अगर इसका हाइट हो लिक्विड कॉलम का, तो उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये 76 सेंटीमीटर को हम लोग mm में भी लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। याद रखिएगा, 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर, ये हाइट होता है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है। इसको आपको याद रखना है। आगे स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है? ये ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को मापता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर का खोजकर्ता कौन है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। शायद वॉन वास है, वॉन वास,
हम आपको बताए थे पहले कभी। आगे आते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल कितना ऊंचा है? 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। और 4 लेयर में डिवाइडेड है, 4 या 5 लेयर में, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। वायुमंडल की संरचना 5 लेयर देखिए, TSMIE, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और ये विभाजन जो है इस 5 लेयर में, वो करने वाले साइंटिस्ट का नाम है मार्शेल और निकोलेट। मार्शेल और निकोलेट यही 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में विभाजन कर दिया है। फिगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ग्रीन दिखाया है, पृथ्वी हमारी हरियाली का प्रतीक है, इसलिए इसको ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। पहला लेयर यहाँ देखिए, पहला लेयर तो अर्थ के सरफेस से लेके यहाँ तक पहला लेयर में आता है क्षोभ मंडल, टी का यानी कि टोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। टी का मतलब हो गया ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। एस का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। एम का मतलब मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। आई का मतलब आयोनोस्फेयर, आयन मंडल। ई का मतलब एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। तो सबका आपका डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, पहले 18 किलोमीटर तक, फिर 50 किलोमीटर तक, फिर 85 या 90, कहीं 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 80 लिखा हुआ रहता, जो भी रहता 80 से 90 के बीच में रह गए। 85 किलोमीटर, फिर 640 किलोमीटर, फिर 1000 से लेके 10,000 तक। हम बताए थे 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है, तो कहीं कहीं आपको 1000 से लेकर 10,000 पूरा दिया रहेगा। तो ये आपका बहिर्मंडल हो गया, सबसे बड़ा बहिर्मंडल। ये देखिए कितना, 10,000 तक है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और सबसे छोटा ये आपका पहला वाला क्षोभ मंडल। इस सभी मंडल के बारे में जानकारी आपको देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको इसके बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी का भी पार्ट हो जाता है, केमिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस का भी पार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ये क्षोभ मंडल जहाँ पर ख़त्म होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज यानी कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो पाउज कर दिया, ख़त्म हो गया, रुक गया, मतलब इसके बाद स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे रुकेगा यहाँ पर इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाउज। फिर स्ट्रेटोपाउज जहाँ पे बढ़ा उसको बोलते हैं मेसोपाउज। मेसोपाउज जहाँ बढ़ा उसको बोलते हैं आयोनोपाउज। लास्ट वाला का कुछ नाम नहीं है, क्योंकि उसका फिक्स नहीं है कि वो कहाँ तक है। 1000 से लेकर 10,000 तक कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए फिक्स नहीं है, इसलिए इसको एक्सोपाउज नहीं बोले हैं। सिर्फ ये 4 पाउज है। अब समझिए, पहले वाला यहाँ अर्थ सरफेस का तो हम लोग टेम्परेचर जानते ही, हम लोग का जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सब जगह का अलग अलग, ठंडा प्रदेश का अलग है। तो अगर वहाँ से बढ़ेंगे ट्रोपोपाउज तक तो टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो देखिए कितना अंतर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले देखिए टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक घटा, फिर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ टेम्परेचर घटेगा -100 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो आपको हर एक लेयर का आपको जानना है, एक एक करके सारा लेयर पढ़ लेंगे। क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसका ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर, यानी कि 0 से 18 नहीं, 8 से, कहीं पर 8 होगा, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर। और ये मैक्सिमम गैसेज यहीं पर पाई जाती है, मैक्सिमम जितना भी गैस होता है ज़्यादातर यहीं पर पाई जाएगी क्षोभ मंडल में। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसका ऊंचाई होता है 50 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। मध्य मंडल मेसोस्फेयर का ऊंचाई 85 किलोमीटर तक बता ही चुके हैं। आयन मंडल का 640 किलोमीटर तक, बहिर्मंडल 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे सबसे पहले आते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। ये क्या होता है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी इसी में होंगी, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, बादल का बनना, बारिश होना, सूखा, जो भी है, जो भी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी, बिजली चमकना, वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होंगी। इसलिए आप याद कर लीजिए, मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होगा, मौसम की घटनाएं वो इसी मंडल में होगा। सभी गैसों का ये मिक्सचर है, मोस्ट डेंस, यानी कि जितनी भी गैसें होती है मैक्सिमम यहीं पर पाई जाती है, इसीलिए मोस्ट डेंस है, डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ऊपर जैसे इसमें ऊपर जाइएगा, यहाँ पर नीचे से ऊपर, तो यहाँ तापमान आपको घटेगा। सबसे पहले नीचे में गर्म रहेगा, ऊपर में कूल रहेगा, ठंडा होगा। वार्मर से कूलर की तरफ आप जाइएगा। अब कितना घटता है, ठीक है, ऊपर जाने पर तापमान घटता है तथा क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपाउज पर ये -50 हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ घटना शुरू हुआ, क्षोभ सीमा यहाँ हुआ, इंड हुआ ये वाला, यहाँ इतना ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। ये फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक है।
और नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कितना घटता है। तो इसको आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी कि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। और अगर 1 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी कि इसको अगर 1 डिग्री सेल्सियस में बदल देंगे तो ये 165 मीटर ऊपर होगा। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर घटेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस घटाना है तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 165 मीटर। ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट आपका ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये जो लेयर है इसका मोटाई फिक्स नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। तो देखिए शीतकाल में, ठंडा के मौसम में इसका मोटाई कम हो जाएगा। अब कोई भी सामान देख लीजिए, वॉल्यूम जो है शीतकाल में कम होता है और गर्मी के मौसम में फैलता है। कोई भी चीज़ पानी रखिएगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो गर्मी के मौसम मोटाई बढ़ जाएगा और ठंडा में मोटाई कम हो जाएगा। ये लेयर थोड़ा पतला हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लेयर हल्का सा वो चलता है उसमें, क्योंकि गैसेज है इसमें, गैसों का मिश्रण है, तो ये बढ़ और घट सकता है ट्रोपोस्फेयर। ये आपको दिमाग में बैठाना है। आगे चलिए, स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा वाला लेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ओजोन लेयर पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, आप फट से मार दीजिएगा क्षोभ मंडल। नहीं, क्षोभ मंडल में मौसम वाला घटना होता है, लेकिन ओजोन लेयर का बात करेगा तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है, ये कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये 18 से यहाँ लिख देते हैं, 18 से लेके 50 किलोमीटर तक इसका यही होता है, 18 से 50। आगे, जेट तथा वायुयान इसी लेयर में उड़ते हैं। कैसे याद रखिएगा, जेट और वायुयान। देखिए मान लीजिए यहाँ बादल बनता है, बादल, ठीक है। बादल कहाँ बनेगा, आप आंसर बोलिएगा, क्षोभ मंडल में, ठीक है, बादल बनेगा। तो मान लीजिए कि बादल बन रहा है क्षोभ मंडल में, तो बादल के नीचे से अगर एरोप्लेन गुजरेगा, पानी पड़ेगा या बिजली चमकेगा तो एरोप्लेन को क्षति पहुंचा सकता है ना, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ये लोग क्या करता है, क्लाउड के ऊपर उड़ता है एरोप्लेन। जितना भी एरोप्लेन उड़ेगा बादल के ऊपर उड़ेगा, ताकि मौसम से इस लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, बारिश हो, पानी पड़े, कुछ भी घटना हो, इससे जेट या एरोप्लेन को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इस लेयर में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, बादल से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। इसीलिए जेट और वायुयान इस लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, बादल के ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि बादल तो पाया जाता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस चूँकि इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। और जैसे तापमान बढ़ेगा, समताप सीमा यानी कि स्ट्रेटोपाउज पर पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए यहाँ क्षोभ मंडल में कहाँ तक हुआ था, टेम्परेचर -50 तक हो गया था घटते घटते। फिर यहाँ पर -50 से बढ़ना शुरू हुआ और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, घटते घटते 0 पर आ गया। फिर यहाँ टेम्परेचर घटेगा और घटेगा, -100। देखिए अगला मेसोस्फेयर में आता है। मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी है, क्योंकि -100 तक चला जाता है टेम्परेचर। ऊपर जाने पर तापमान घटने लगता है तथा मध्य सीमा यानी कि मेसोपाउज पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस लेयर का सबसे खास बात क्या है, मेसोस्फेयर का, उल्का पिंड जो होता है, मीटियोर्स, वो इसी लेयर में बर्न करता है, जलता है उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड इसी लेयर में जलता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है मेसोस्फेयर का बात। आगे आयोनोस्फेयर, आयन मंडल, इसमें गैसों के आवेशित कण यानी कि आयन पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी गैस होगा तो वो आयोनाइज्ड स्टेट में होगा, यानी कि चार्ज्ड होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, आयन के रूप में होगा, ठीक है। और इसी स्फेयर को, आयनोस्फेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल। इस स्फेयर का खासियत क्या है, जितने भी बेतार संचार या दूर संचार प्रणाली, रेडियो कम्युनिकेशन, वो आयोनोस्फेयर में ही होता है। यहीं पर ऑरोरा की घटनाएं होती है। ऑरोरा की घटना, आसमान में आपको रंग बिरंगा कलर दिखेगा, ठीक है, वो आपको इसी लेयर में दिखता है, आयोनोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वो गैसेस जो आयोनाइज्ड हो जाती है वो रंग बिखेरती है, रंग निकालती हैं, चटक रंग का, अलग अलग रंग का, लाल पीला गुलाबी, अलग चटक रंग का रंग निकालेगी। तो ये ऑरोरा की घटनाएं जो होती है वो आयोनोस्फेयर में होती है। तो आयोनोस्फेयर में मेनली क्या हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। एफएम रेडियो सुनते हैं ना, एफएम एएम, तो ये सब सारा चीज़ आपका दूर संचार प्रणाली या बेतार संचार, ये सारा आयोनोस्फेयर में होगा, ठीक है। अगला आते हैं, और ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। यहाँ पर तापमान बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्यों? इसका नाम ही है तापमंडल, तो बढ़ेगा ही भाई।
और आयन सीमा पर जाते हैं तापमान कितना पहुंच जाता है 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना पहुंच जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सोस्फीयर लास्ट वाला है, अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई है ये, और यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत पाया जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह जो है 36,000 किलोमीटर पर परिक्रमा करता है, वो इसी पर पाया जाता है, एक्सोस्फीयर के भी ऊपर। ठीक है, तो ये आपका सारा स्फीयर था, जितना भी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, वो सारा चीज़ मैंने अच्छे से बता दिया है। इसको एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब आते हैं वायुमंडल के कार्य। ठीक है, वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस पाई जाती है। भाई सबसे बड़ा जीवनदायिनी गैस तो हम लोग के लिए ऑक्सीजन है, O2, इसी को सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे इससे सांस लेते हैं। नाइट्रोजन का भी क्या यूज है आगे बताएंगे हम। ठीक है, तो ये जीवनदायिनी गैस यहीं पर पाई जाती है। अगला वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, जलवाष्प। ठीक है, वाटर वेपर। ठीक है, जिससे आवश्यक वर्षा होती है। जलवाष्प नहीं होगा तो भाई वर्षा कैसे होगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और वायुमंडल का काम क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा तो औसत तापमान कितना हो पृथ्वी का पता है, -19 डिग्री सेल्सियस। आप जी ही नहीं पाइएगा। ठीक है, यही ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ये गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस है, इसका काम क्या है, जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण उसको अवशोषित कर लेगा। और सबसे मेन इसमें कौन होता है, जलवाष्प। जलवाष्प जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत जल्दी अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, N2O, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को फ्रियोन भी बोल देता है कहीं कहीं, फ्रियोन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में से यही गैस निकलता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है फ्रियोन। तो आपको दिमाग में बैठाना ये छः एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, N2O, ओजोन और CFCS। ये सारा ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज जीवनदायिनी भी हैं, क्योंकि हमारा तापमान जो है -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो। लेकिन आजकल क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होने लगेगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बोलते हैं। वैश्विक तापन पिछला 1 दशक में तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पूरे वर्ल्ड का बढ़ा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, अगर अगला 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तापमान तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। कई सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो जाएंगी, कई लोग मरने लगेंगे जो इस सडन चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस अगर ना हो तो -19 चली जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगला, वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है। जो उल्का पिंड है ना, जो उल्का पिंड जलता है कौन लेयर में बताइए, ये मेसोस्फीयर में जलता है। हम आपको बता चुके हैं ऊपर में, मेसोस्फीयर में जलता है उल्का पिंड। लेकिन वायुमंडल में घर्षण होता है, घर्षण के कारण ये उल्का पिंड वायुमंडल के मध्यमंडल में यानी कि मेसोस्फीयर में ही जलकर राख हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड नष्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है तो वो पृथ्वी से आकर टकराते हैं। उल्का पिंड से निर्मित झील को क्रेटर झील बोलते हैं। जहाँ उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते हैं वहाँ पर गड्ढा कर देते हैं, उस गड्ढा में पानी जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर झील। और भारत में क्रेटर झील का एग्जाम्पल है लोनार झील। ठीक है, लोनार झील आपका किस तरह का झील है, क्रेटर झील है। उनका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा हुआ है, वो गड्ढा में जब पानी जमा हो जाता है, जलाशय का निर्माण हो जाता है, उस जलाशय के निर्माण से क्रेटर झील का निर्माण होता है। याद रखिए, क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, उल्का पिंड के गिरने से, उल्का पिंड के। और उल्का पिंड का किस लेयर में जलता है, मेसोस्फीयर में जलता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं, वायुमंडल हमें पराबैंगनी विकिरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस पाई जाती है, हम पहले आपको बता दिए हैं ओजोन गैस कहाँ पाया जाएगा, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में, और वो हमको यूवी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अब देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 1987 में। ठीक है, क्यों हुआ था, ओजोन परत संरक्षित करने के लिए। ओजोन परत को की जो मोटाई होती है उसको डॉब्सन यूनिट में नापते हैं, डॉब्सन यूनिट। ठीक है, और ओजोन लेयर में जो छेद हुआ था, सबसे पहले उसका पता 3 साइंटिस्ट लगाया था, फोरमैन, गार्डिनर, सैकलेन। ठीक है, अगला,
ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये 16 सितंबर को हुआ था 1987, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को फ्रियोन भी बोलते हैं, पहले बता चुके हैं हम आपको, फ्रियोन इसी को बोलते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन के अणु को नष्ट करता है। ये ओजोन लेयर को में छेदा करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो ओजोन का 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। समझिए कि ओजोन लेयर है, मान लीजिए यहाँ ओजोन लेयर है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट को अंदर नहीं आने देता है, जिससे हम लोग को स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो अगर इसमें छेदा हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रे हमारे वायुमंडल में घुस जाएगा और हम लोग को स्किन कैंसर कर देगा, ठीक है। ओजोन लेयर में यदि छिद्र हो जाए तो हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण सीधे हमारे त्वचा पर पड़ सकता है, जिससे हमें स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट रे को रोकेगा कौन, ओजोन लेयर। और ओजोन को ख़राब करने में सबसे बड़ा योगदान निभाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 लाख ओजोन का मॉलिक्यूल को ख़राब कर सकता है, उसका लेयर को ख़राब कर सकता है, तोड़ सकता है। वायुमंडल के आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर से में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, पहले बता चुके हैं। रेडियो तरंग, बेतार का तार जो भी है वो आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में ही काम करता है, जो दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में सहायक होती है। IUGG का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पोस्टडैम, जर्मनी में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमको लगता है कि बहुत रेयरली ही कोई इंसान होगा जो इसका आंसर देगा। वायुमंडल के संगठन देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04%। और ये पहला और दूसरा जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं स्थायी तत्व, ये 99% होता है। लेकिन अस्थायी तत्व जो बाकी सब है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, ये अस्थायी तत्व होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए, यह वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये अकेला 78% पाया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब में तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब होता ही क्यों है, जो गैसेज हैं उनकी वजन के कारण होता है, वेट के कारण वो जो प्रेशर क्रिएट करती है उसके कारण होता है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑब्वियस सा बात है, ये कितना वेट, बहुत वेट लगाता होगा। इसका एक मॉलिक्यूल का वेट होता है, एक एटम का वेट होता है 14 और मॉलिक्यूल का वेट होता है 28। क्यों, N2 होता है, तो 14 दूनी 28, ठीक है। तो ये वजन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है और स्वाद भी नहीं होता है। पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण इसी से करते हैं। बोलते हैं ना, पेड़ पौधा कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना। क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का कंपाउंड NO2 और N2O यही इसी का यूज करता है प्लांट खाना बनाने में, प्रोटीन बनाने में। तो प्रोटीन के निर्माण में प्लांट जो है इसका यूज करता है। आग को तेज़ी से फैलने से रोकता है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो आग इतना तेज़ी से फैलेगा कि 1 सेकंड में पूरा शहर को तबाह कर देगा। आग को तेज़ी से फैलने से कौन रोकता है, यही नाइट्रोजन कंट्रोल करके रखता है, बहुत तेज़ी से नहीं फैलने देता है। इसका प्रयोग रंगमंच कार्यक्रम पर, जैसे कि कहीं भी स्टेज है, स्टेज पे देखते हैं कृत्रिम धुआं बनाने में, तो कृत्रिम धुआं बनाने में यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। तो देखते नहीं, धुआं लगने आने लगता है, के वगैरह परफॉर्मेंस कर रहा था तो धुआं वगैरह जो क्रिएट किया था जिससे उसको सफोकेशन हुआ था, वो कृत्रिम धुआं में नाइट्रोजन का ही यूज होता है। तो देखते होंगे जब भी रंगमंच है, कोई स्टेज है, पोडियम है, ठीक है, पोडियम है ना, स्टेज वगैरह, वहाँ पर रंगमंच में जो धुआं जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, है ना, वो नाइट्रोजन की मदद से होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का बात करें तो उसका यूज प्रिजर्वेटिव की तरह होता है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। जैसे कि कोशिका, उत्तक, आँख, ये सब, स्पर्म, ये सब को संरक्षित करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। जनरली कोशिका और उत्तक आपको याद रखना है, कोशिका और उत्तक, ठीक है, इसको बचाएगा लिक्विड नाइट्रोजन में रख के। अगर लिक्विड नाइट्रोजन ना हो तो ये सब खराब हो जाएगा। देखते हैं कोई आई डोनेट करता है, आँख डोनेट करता है, तो उसको नाइट्रोजन वगैरह में रखता है, सुरक्षित प्रिजर्व करता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है, ठंडा होता है, वो ठंडी जगह है। खाने की जो वस्तुएं होती है, जो भी पैकेज्ड फूड होता है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। देखते होंगे कि आप जब कुरकुरे को छूइएगा तो अंदर वो गैस भरा होता है, ठीक है। तो वो गैस कुरकुरे, बिस्किट, लेज़, ये सब के अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही भरी होती है, ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित खराब ना हो। तो
उस सब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है। अब आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, ओजोन परत की संरक्षण के लिए। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान में है और 1997, इसके 10 साल बाद। ये क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए। ये ओजोन परत के लिए था, ये ग्रीन हाउस गैस की कटौती के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस अब ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापन जो है, विश्व का जो औसत तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया भी जापान में है और यह प्रोटोकॉल हुआ था जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए। ठीक है। रामसर समझौता, रामसर जगह है ईरान में। रामसर समझौता हुआ था 1971 में और ये वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये साइट्स का फुल फॉर्म है और ये साइट्स हुआ कब था? 1971 में, 1973 में बना है। ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम समझौता, ये 2001 में हुआ था और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए किया गया था। बॉन कन्वेंशन, बॉन समझौता, ये 1979 में हुआ था। माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया था। आपको डायरेक्टली पूछ देगा प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बॉन कन्वेंशन। ठीक है, बॉन कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कन्वेंशन 1985 में होता है। ये भी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। अगला यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में होता है। और कहाँ पर होता है ये? बॉन, इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी। यूएनसीसीडी बनता है 1994 में। इसका फुल फॉर्म है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए यूएन का कन्वेंशन है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी बॉन, जर्मनी में है। ठीक है। अगला कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल होता है 2000 में और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। रियो समिट जो है 1992 में होता है। इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। ये 22 अप्रैल 1992 में हुआ था, इसलिए 22 अप्रैल को अर्थ डे भी मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल 1992 में होता है अर्थ समिट, या इसी को रियो समिट भी बोलते हैं। और इसी रियो समिट में एजेंडा 21 का टारगेट फिक्स किया गया था। एजेंडा 21 क्या था कि 2021 तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट रखे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड भी यहाँ पर पहली बार आया था एजेंडा 21 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आगे पर्यटक के बैलून में भरी जाने वाली गैस। अब देखिए हीलियम गैस का कहाँ कहाँ यूज होता है। जो पर्यटक लोग जो जाते हैं उनका बैलून, एक बैलून में ऊपर जाते हैं ना, तो उस बैलून में हीलियम गैस ही भरी जाती है। हवाई जहाज़ के टायर में, देखिए हवाई जहाज़ के टायर में हीलियम गैस ही भरी जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसी का भी टायर फटता है, मान लीजिए हवाई जहाज़ का टायर फटता है या फिर आपका क्या बोलते हैं, कोई मोटरसाइकिल का टायर फटता है, तो वो ठंडा क्यों है? अचानक से फटता है तो वो ठंडा क्यों हो जाता है? एक क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में। तो हवाई जहाज़ का टायर या फिर किसी भी चीज़ का, एरोप्लेन का टायर या फिर आपका मोटरसाइकिल का टायर, साइकिल का टायर फटता है तो उसको छूइएगा उस समय तो ठंडा हो जाता है। क्यों? एडियाबेटिक चेंज के कारण। एडियाबेटिक चेंज के कारण। तो चेंज 4 तरह का होता है। ठीक है, आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज का मतलब होता है जहाँ तापमान न बदले। आइसोबार का मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्रेशर ना बदले। क्यों? बार प्रेशर का यूनिट है। ठीक है। आइसोकोर यहाँ जहाँ पे वॉल्यूम ना बदले। और एडियाबेटिक जहाँ पर हीट ना बदले, हीट ना बदले। तो आइसोथर्मल हो गया जहाँ टेम्परेचर ना बदले, तापमान ना बदले। आइसोबार हो गया जहाँ प्रेशर ना बदले, मतलब कि दाब ना बदले। आइसोकोर हो गया जहाँ पे वॉल्यूम ना बदले। और एडियाबेटिक जहाँ पर हीट ना बदले। तो टायर फटने पर वो ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा चेंज नहीं होता है उसमें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम गैस का ही यूज होता है। ठीक है, देखिए कहीं हवाई जहाज़ में नाइट्रोजन गैस भी देगा, आपको देखना नाइट्रोजन और हीलियम में कौन सा ऑप्शन में है। देखिए गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी आपका हीलियम गैस यूज होता है। क्यों? क्योंकि
अगर गोताखोर सिलेंडर में खाली ऑक्सीजन भर के ले जाएगा ना तो उसको दिक्कत होगा। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी हीलियम में ज़्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन की में हीलियम जो है पूरी तरह से घुल जाता है, और ऑक्सीजन गोताखोर अगर लेता है, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाता है, तो उसका सिलेंडर में वो आसानी से वो उसको क्या बोलते हैं, उसके नाक में जा सकता है ईजीली। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इसको मिलाने में सहायक होता है हीलियम, ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी में क्या बोलते हैं, घुलने में, है ना। ये ऑक्सीजन के घुलने में हीलियम गैस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आसानी से घुल जाता है ऑक्सीजन में, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम मिलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को बोलते हैं, जेनॉन। यह एकमात्र अक्रिय गैस है जो कंपाउंड बनाता है। देखिए जितना भी अक्रिय गैस हम बताए थे उस वीडियो में, हेमा, नेहा और करिश्मा जेरोक्स रूम में। हेमा से हो गया हीलियम, नेहा से नियॉन, आर्गन और से हो गया आर्गन, करिश्मा, हेमा, नेहा और करिश्मा, करिश्मा से हो गया क्रिप्टॉन। जेरोक्स रूम में, जेरोक्स से हो गया जेनॉन और रूम में हो गया रेडॉन। ये सारा कंपाउंड, ये सारा ग्रुप 18 का एलिमेंट है, और ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों इनर्ट बोलते हैं, अक्रिय गैस, क्योंकि इसका वैलेंसी जीरो होता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसका वैलेंसी है जीरो, इसलिए इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। लेकिन इसी में एक कंपाउंड है जेनॉन जो रिएक्ट करता है, अकेला एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कंपाउंड बनाता है। जैसे जेनॉन के साथ XeF2, XeF4 ये कंपाउंड बनाता है, इसीलिए जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे सबसे भारी गैस रेडॉन, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, ये स्वतंत्र रूप से कभी नहीं पाया जाएगा। आपको लगेगा कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, जब भी भूकंप आता है तभी आता है। यानी कि वायुमंडल में अचानक रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होने लगे तो समझ लीजिए कि भूकंप आने का सूचक है, ये भूकंप आने का इंडिकेशन है। ठीक है, रेडॉन गैस भूकंप आने पर वो निकलता है, रेडॉन गैस। आगे भूमध्य रेखा पर जलवाष्प 4% है, ठीक है, और जबकि ध्रुवों पर जलवाष्प 1% से कम होती है। सभी मौसमी घटनाएं जलवाष्प की उपस्थिति में ही होता है। जलवाष्प इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है, पहले बता चुके हैं, जितना भी ग्रीन हाउस गैस है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो हो ही गया। चलिए ये सारा चीज़ हो गया, हमको लगता है ये चैप्टर ख़त्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। तो आपको कैसा लगा ये मेरा टॉपिक ज़रूर बताइएगा, वायुमंडल वाला टॉपिक। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे भी बने रहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, धीरे धीरे मैं आपका नॉलेज को बूस्ट करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा प्रण भी है। चलिए धन्यवाद।